नमस्कार मित्रों, आज जो विषय हमने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रों के लिए और इसके अलावा अन्य बहुत से छात्रों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो विषय चुना है वह है हाउसकीपिंग। मित्रों, पिछले जो मेरे वीडियो रहे उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है, इसलिए उससे काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ है और आप लोग लगातार वीडियो की सराहना कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस नए टॉपिक को आप लोग देखें, स्टडी करें और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर आप हमसे जानकारी प्राप्त करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर आप लोग कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी के घर अवश्य जाते हैं। कभी किसी के घर गए और उस घर को देख करके आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे बड़ी चीज क्या देखी आपने वहां पर कि चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, हर चीज साफ सुथरी है और अपने यथा स्थान पर कहीं भी कोई चीज बिखरी नहीं है। जब आप इस चीज को देखते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही सुंदर सा विचार आता है कि इस घर का जो मालिक है या इस घर के में जो रहने वाले लोग हैं वो अति व्यवस्थित लोग हैं, अर्थात कि उनके रहन सहन में कहीं पर भी आपको अव्यवस्था नजर नहीं आती है। अब आइए औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, जहां पर बहुत सारे कार्य एक साथ संपादित होते हैं। मैन पावर की जरूरत होती है, मैन पावर काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, अतः वहां पर हाउसकीपिंग या सुव्यवस्था। देखिए, एक चीज है व्यवस्था और दूसरी चीज है सुव्यवस्था। सु माने अच्छी व्यवस्था। तो ये जो अच्छी व्यवस्था है इसी को हम कहते हैं गुड हाउसकीपिंग। अपने कार्यस्थल में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर अर्थात स्वास्थ्य को प्रभावित न करने वाली स्थितियां रखने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जिसे हम प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करते हैं, और ये अति आवश्यक होती है। क्योंकि जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर कार्यस्थल पर सही प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो जो प्रोडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है औद्योगिक क्षेत्र में, वो है उत्पादन। वो उत्पादन प्रभावित होगा, सेफ्टी या सुरक्षा उससे खिलवाड़ होगा। इसलिए गुड हाउसकीपिंग बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इट इज मस्ट। इसके साथ साथ इसे हमेशा मेंटेन करने की जरूरत होती है, बनाए रखने की जरूरत है, सस्टेन करने की जरूरत होती है। इसलिए इस विषय पर आप लोग को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको गेट पर से ही आपको नजर आने लगेगी, सुव्यवस्था नजर आने लगेगी। और इंडस्ट्री आपसे चाहती क्या है? इंडस्ट्री आपसे यही चाहती है
कि जो सुव्यवस्था की गई है उसका आप पालन करें और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। डिसिप्लिन को बनाए रखें, क्योंकि डिसिप्लिन जब कभी टूटता है तो उसके बाद ही दुर्घटनाएं होती हैं। चलिए विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि उसका उद्देश्य क्या होता है। जो गुड हाउसकीपिंग है वास्तव में उसके पीछे उद्देश्य क्या है उद्देश्य, क्यों हम इसको करना चाहते हैं। तो गृह व्यवस्था या हाउसकीपिंग का उद्देश्य कार्यस्थल के मशीनरी, उपकरण एवं औजारों को धूल, गंदगी आदि से मुक्त रखना है। गृह व्यवस्था के द्वारा दुर्घटनाओं को या तो पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है या निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के स्वरूप आपको बताएं कि जैसे फर्श पर गिरे हुए सामान कभी सही रूप से कर्मचारी के द्वारा ध्यान न दिया गया तो उसे चोट लग सकती है। फर्श पर ग्रीस है या गंदगी पड़ी हुई है या फर्श कभी गीला हो सकता है, उसके कारण किसी को चोट लग सकती है, गिर सकता है या बिजली का प्रवाह हो सकता है। ये कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। या फिर आवश्यक औजार जिन्हें हमें सही समय पर उपयोग करने की आवश्यकता होती है और उन औजारों के साथ में बहुत सारे अनुपयोगी औजार पड़े हैं जिनकी उस समय हमें आवश्यकता नहीं है, तो उससे हमारा क्या होगा, उनको ढूंढने में, उनको तलाश करने में हमारा बहुमूल्य समय हो सकता है कि हम उस बहुमूल्य समय को खो दें। इसलिए गुड हाउसकीपिंग को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चलिए विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नेसेसिटी ऑफ गुड हाउसकीपिंग। तो नेसेसिटी माने आवश्यकता, तो आप समझ सकते हैं आवश्यकता तो हमें उस सभी जगह पर पड़ती है जहां पर कार्य किया जा रहा है। तो जब कार्य किया जाएगा तो कार्यस्थल के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखना, स्वच्छ होगा एवं व्यवस्थित होगा तो कार्य जो है वो सुचारू रूप से निर्बाध गति से चलता रहेगा। दूसरा है दुर्घटनाएं हैं, चोट है या अन्य प्रकार की कोई संभावना है, उससे बचा जा सकता है। ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अगर हम इस गुड हाउसकीपिंग को हम अपनी आदत में शामिल कर लें, जैसे कि हमने कोई कार्य किया, हमने अपनी वर्क टेबल का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद में हमने अपने टूल्स औजारों को अच्छी तरह से साफ किया, धूल मुक्त किया, उसके बाद अपने वर्क टेबल को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया, अपने टूल्स को यथास्थान जहां पर उनको रखना चाहिए वहां पर वापस उसी जगह पर, उसी स्थान पर रख देते हैं। और जब हमें आवश्यकता होगी तो हमें मिनिमम टाइम में, क्योंकि जब हम चीजें को जिस स्थान पर रखते हैं तो सबसे पहले हम उसी स्थान पर उस चीज को तलाशते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है। चलिए थोड़ी सी बात और करें, एडवांटेज क्या लाभ होगा। अभी तो हमने चर्चा में आपको थोड़ी सी बात कही ना, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही हो कि गुड हाउसकीपिंग थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगी है। चलिए तो अब गुड हाउसकीपिंग का जरा लाभ क्या देखें। जैसे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, चोट लगने का या आग की स्थिति में। आग अगर किसी कारणवश आग लग जाए तो उससे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं बिना किसी चोट लगे। इसके बाद में कर्मचारी को जो हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि धूल है या भाप वाष्प है,
उनसे भी बचा जा सकता है। इसके बाद आपके औजार हैं या सामग्री है, वो सभी नियंत्रित एरिया में होती हैं, यथास्थान होती हैं। स्वच्छतापूर्ण वातावरण का कारण आपकी जो सेहत है या आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बेहतर रहता है। इससे कंपनी पर बोझ नहीं बढ़ता है। कर्मचारी अगर किसी कारण अस्वस्थ होते हैं तो काम पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, और साथ में एक अतिरिक्त बोझ जो उसके स्वास्थ्य पर खर्चा होता है उससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा औजार आज के समय पर मिलने से समय की बचत होती है। तो ये देखिए, बहुत सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर को आपको अच्छी तरह से समझना है, और ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो ये प्राइमरी माने प्राथमिक आवश्यकता है। जो व्यक्ति गुड हाउस कीपिंग को समझता है और उसका पालन करता है और उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में दर्शाता है, वो कर्मचारी सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति न केवल समस्याओं से स्वयं बचता है और समस्याओं से दूसरों को भी बचाता है। तो ऐसे व्यक्ति की किसी भी उत्पादन क्षेत्र में बहुत ज्यादा मान सम्मान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि प्रैक्टिस ऑफ गुड हाउस कीपिंग। हम सभी को गुड हाउस कीपिंग की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ये प्राइमरी चीज है। गुड हाउस कीपिंग करने का तात्पर्य है कि हम इस कार्य को, जिसकी आवश्यकता जिस स्थान पर है, बिना किसी लापरवाही के अगर उसको हम सुचारू रूप से करते हैं तो ये हमारी गुड हाउस कीपिंग हैबिट्स में शामिल हो जाता है। इससे प्रेरणा लेकर के अन्य दूसरे जो कर्मचारी होते हैं वो भी वही कार्य करते हैं। अपने साथ कार्य करने वाले, अपने महारथ जो कर्मचारी हैं, उनमें इस हाउस कीपिंग की भावना को विकसित करने की आवश्यकता हमेशा ही रहती है। कार्य क्षेत्र को हमेशा धूल मुक्त, डस्ट फ्री रखना चाहिए। जो आपके टूल्स हैं, औजार हैं, जिनकी सहायता से आप अपने कार्यों का संपादन करते हैं, अगर उन्हें नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा रखते हैं तो वो औजार लंबे समय तक आपका साथ देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी योजनाएं हैं जो हाउस कीपिंग की हैं, वो समय समय पर प्रबंधन के द्वारा लागू की जाती हैं। एक जनरलाइज वे पे, एक व्यापक तौर पर हम कह सकते हैं कि जो गुड हाउस कीपिंग वो सभी जगह है, लेकिन अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की हाउस कीपिंग हो सकती है। जहां पर मटेरियल्स बहुत ज्यादा होता है उनके लिए, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके लिए स्थान, टूल्स इक्विपमेंट्स के लिए जो स्थान है, जो मशीनों का स्थान है। जिन लोगों ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव लिया होगा, उन लोगों ने ये पाया होगा कि बहुत सारी तरीकों से जो मशीन का क्षेत्र होता है उसे येलो लाइन से बॉर्डरिंग कर दी जाती है। जहां पर सामान, रॉ मटेरियल रखा जाता है, वहां पर एक बॉर्डर बना दिया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से रेखाएं अंकित की जाती हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हमें सुव्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये सब कार्य कौन करता है? प्रबंधन का काम है। प्रबंधन दिशा निर्देश देता है, लेकिन ये सभी कार्य संपादित आपको करने हैं। देखिए,
एक वर्कर जो होता है, कर्मचारी होता है, उससे प्रबंधन को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। प्रबंधन चाहता है कि फ्लॉलेस एक व्यक्ति गलती के बिना अपनी कार्य का संपादन करे, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। डॉक्टर ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करने में कोई टूल गलती से ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर छोड़ दे, तो क्या आप उसको क्षमा करेंगे? क्योंकि उसके कारण मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। और यही बात आप ध्यान से सुनिए, यही बात औद्योगिक क्षेत्र में है, जहां पर गलती की कोई संभावना नहीं बनती है। वहां मजाक का वक्त नहीं होता है। वहां पर जो कार्य का संपादन है उसमें संपूर्णता, जिसमें आपका कंसंट्रेशन, ध्यान, अपनी कार्य के प्रति समर्पण और डिसिप्लिन, ये बहुत आवश्यक अंग है उत्पादन के क्षेत्र में। अगर इन क्षेत्रों को आप कवर करेंगे और इन क्षेत्रों को आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर से आपको कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते प्रबंधन आपके ऊपर अति मेहरबान रहेगा और आपको हमेशा ही एक अच्छे वर्कर के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छे उत्पादन के लिए बहुत से लक्ष्य रखे जाते हैं और उसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करते हैं, उनके लिए बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है, उनके लिए कुछ पारितोषिक दिया जाता है। ये सब प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए कार्य किए जाते हैं। तो अगर आप पहले से ही मोटिवेटेड हैं, पहले से ही आप प्रेरित हैं, तो वो प्रेरणा क्या करेगी आपको? प्रेरणा आपको डबल उत्साहित करेगी और आपसे प्रेरित होकर के बहुत सारे जो आपके साथी कर्मचारी होंगे वो भी उसी कार्य को बेहतरीन तरीके से करने लगेंगे। अर्थात आपका जो टीम वर्क होगा वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए थोड़ी से आगे बढ़ते हुए गुड हाउस कीपिंग के लिए एक ऐसी, जिसको हम टीपीएम के अंतर्गत काउंट करते हैं। टीपीएम माने टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। तो टीपीएम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक या क्रियाकलाप कह सकते हैं, जिसे हम 5S के नाम से जानते हैं। 5S के द्वारा हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन प्रबंधन करते हैं। 5S का मतलब होता है 5S। तो हम 5S का नाम आपको बताएंगे, आपको इन्हें याद करना है और अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले है सीसो। पहला एस जो है वो है सीसो। सीसो ये अंग्रेजी का रूपांतरण, इसमें हम साइन करना कहते हैं। जब हम इसे, ये जापानी शब्द है और जब हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है साइन, या चमकना या चमकना। जापानी औद्योगिक संस्थानों में यह नियम है कि वहां पर शिफ्ट के पश्चात मशीनों, टूल्स तथा फर्श को पूर्ण रूप से साफ किया जाता है और प्रत्येक वस्तु को उसके निर्धारित स्थान पर वापस रखा जाता है। इससे अगली शिफ्ट पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। साफ सुथरी जगह में कार्य करने का सबसे बड़ा लाभ यह कि वहां मन लगता है और हमें इस बात का ध्यान रहता है
कि हमारे लिए जो साफ सफाई दूसरों ने दी है, वही साफ सफाई हम अपने आगे आने वाली जो शिफ्ट है, वही चीज हम उनको भी उपलब्ध करा दें, ताकि उनका भी मन लगे और उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो प्रथम पॉइंट जो है, बिंदु जो आपको रहा, वो है सीसो अर्थात साइन। दूसरा है सेकेत्सु, सेकेत्सु जिसका अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइजिंग करना। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक निश्चित मानक के अनुसार चीजों को रखना। इसका तात्पर्य है कि हमें प्रत्येक कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार करना होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? यह है सेकेत्सु अर्थात स्टैंडर्डाइजिंग। तीसरे बिंदु पर बात करेंगे तो वो है सीरी। क्या चीज है? सीरी। सीरी इसका मतलब है सेपरेट। अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं सेपरेट करना, अलग करना। इसका तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु को अलग अलग रखें। कार्य करते समय जिन जिन वस्तुओं की या औजारों की आवश्यकता होती है, वो केवल हमारे पास होने चाहिए। इसके दो मुख्य लाभ हो सकते हैं। एक तो हमें उन्हें लाने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और दूसरा है कि हमारे समय की हानि नहीं होगी, हमारी समय की उल्टा बचत ही होगी। और तीसरी चीज है कि औजारों को ढूंढने में कभी कभी क्या होता है, जब औजार नहीं मिलता तो जल्लाहट पैदा हो जाती है। उससे क्या होता है कि एक निगेटिव एनर्जी पैदा होती है और कार्य उस पर हमारे कार्य करने के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए इस तीसरी टेक्निक को सीरी या सेपरेट करना है। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग नियत स्थान, वहां पर उनको रखना। अगला बिंदु है चौथे नंबर पर सेटन, जिसका अंग्रेजी का अर्थ मतलब है सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना माने छांटना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसका वर्गीकरण करना। इसका तात्पर्य यह है कि सभी औजारों तथा वस्तुओं को सही रूप से वर्गीकृत करके उनको यथास्थान रखना चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वर्गीकरण का मतलब समझ रहे हैं आप? कि वर्गीकरण का मतलब है कि हम टूल्स को टूल्स के स्थान पर, रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल के स्थान पर, और अन्य चीजें हैं जिनको हमने वर्गीकृत किया है उनको अपने स्थान पर, जिनके लिए हमने वहां पर टैग लगा रखा है, उस टैग वाले स्थान पर ही नियंत्रित जगह पर उनको यथास्थान पहुंचा देना है कार्य समाप्त होते ही, ताकि अगली शिफ्ट को कार्य शुरू करते ही वो चीजें उनको वहां पर उपलब्ध हो। पांचवा पॉइंट जो है वो है शित्सुके। शित्सुके का मतलब है सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब होता है बनाए रखना, अर्थात जो भी कार्य का संपादन किया गया है, जो भी स्थितियां हैं, अगर अच्छी स्थितियां हैं तो उसको और अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना है, लेकिन यथास्थिति तो बनाए ही रखना है। उससे कम के लेवल पर आपको नहीं जाना है। समय समय पर जो भी प्रबंधन आपको गाइडलाइंस देगा, उनका उपयोग करके उनमें लगातार सुधार करने की आवश्यकता बनी रहती है। तो ये थे 5S। एक बार पुनः मैं दोहराऊंगा। सीसो मतलब साइन, सेकेत्सु स्टैंडर्डाइजिंग, सीरी मीन सेपरेट करना, सीटन माने सॉर्टिंग करना, एंड शित्सुके सस्टेनिंग या बनाए रखना। अब आइए 5S का वास्तविक उद्देश्य क्या है।
उन्नत संयंत्र अनुरक्षण। इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि संयंत्र माने जो हमारी मशीनें होती हैं, किसी खंड के कामगार उसे साफ सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जो भी खंड या शिफ्ट होती है उसके लिए उस पर जो लोग कार्य करने वाले हैं उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी मशीनों को साफ सुथरा रखें। उसके असर से पहले महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार की मशीन में कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको निश्चित तौर से बताना, छुपाना नहीं कि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, अगला जाने, जो हमारे यहां की ज्यादातर ट्रेंड होती है। नहीं, उसे तुरंत ही अपने सुपरवाइजर को नोटिस में लाना, ताकि जो अनुरक्षण टीम है, मेंटेनेंस टीम है, वो स्मॉल जो अभी छोटी सी फॉल्ट है, अंतोगत्वा वो बड़ी फॉल्ट बन जाएगी, लेकिन अगर हम इसको शुरुआती अवस्था में सही कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि हमें इस प्रकार से उसको अनुरक्षण करके और स्मॉल मेंटेनेंस के द्वारा ही हमें उसको सही कर लेना है। दूसरी स्थिति में है गुणवत्ता, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है साफ सफाई, धूल गंदगी जिसका असर उत्पाद पे किसी प्रकार से ना हो। निर्माण प्रक्रिया क्योंकि अलग अलग होती है, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहां पर अव्यवस्था पैदा हो, और जो उपभोक्ता के लिए सामान तैयार किया जा रहा है उसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, खासतौर पे जब वो उसका इस्तेमाल कर रहा हो, वो उसका लंबे समय तक साथ थे। ये गुणवत्ता कहलाती है। इसके अलावा बेहतर सेहत और सुरक्षा। बेहतर सेहत मीन्स जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कार्य क्षेत्र पर लगे हुए काम कर रहे हैं, कामगार लोग हैं, उनकी सेहत या स्वास्थ्य उस पर किसी प्रकार की विपरीत प्रभाव ना पड़े, और साथ में सेफ्टी या सुरक्षा, किसी कर्मचारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना उत्पन्न हो। अगर इन बात पर खास तौर पे ध्यान दिया जाए तो आप मान के चलिए कि प्रबंधन आपसे बहुत ही खुश रहेगा और आप एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी के रूप में उस संस्थान के लिए गिने जाएंगे, जिसे हम लोग एसेट कहते हैं, पूंजी कहते हैं। एसेट माने आपकी गिनती एक एसेट के रूप में होगी, जिसे कोई खोना नहीं पसंद करेगा। बात मेरी क्लियर हो रही है कि अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं और बहुत अच्छे वर्कर्स में, काबिल वर्कर में आपकी गिनती की जा रही है, तो आप उस औद्योगिक संस्थान के लिए आप निश्चित तौर पर एक एसेट होंगे, पूंजी होंगे। चलिए एक और, चूंकि गुड हाउसकीपिंग की बात कर रहे हैं, तो एक और टेक्निक के बारे में हम आपसे बात करें, और वो भी बहुत ही इफेक्टिव या प्रभावशाली टेक्निक है, जिसको सभी जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक का तात्पर्य है सुधार। काइजन पद्धति कभी न समाप्त होने वाले सुधार संबंधी प्रयास है, जिसमें प्रबंधन एवं कार्यकर्ता सभी एक साथ समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इसमें देखिए दो चीजें होती हैं। एक काइजन में जो है प्रबंध समिति होती है, प्रबंधन वाला होता है, और दूसरे जो है जो उस कार्य को करते हैं, संपादित करते हैं, कर्मचारी हुआ, ये शामिल किए जाते हैं। तो प्रबंधन के दो मुख्य अवयव हैं, वो है मेंटेनेंस या रख रखाव, और दूसरा है इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार की प्रक्रिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वर्तमान प्रौद्योगिक प्रबंधकीय एवं परिचालन मानकों को कायम रखना, और दूसरा है सर्वप्रथम नीतियों माने पॉलिसी, नियम माने रूल्स या लॉस, और प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का
निर्धारण करना और उसके पश्चात कार्य आरंभ कर यह सुनिश्चित करना कि सभी इन नियमों और सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। सुधार कार्य लगातार किया जाता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि इनोवेशन, नए नए खोजें करना और काइजन करना। काइजन करना मीन्स लगातार सुधार की प्रक्रिया को बनाए रखना, जारी रखना। यहां नवाचार का तात्पर्य है या इनोवेशन का तात्पर्य है कि वर्तमान प्रक्रियाओं में कठोर सुधार करके अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। काइजन से तात्पर्य सभी कर्मचारियों से समन्वित एवं सतत प्रयास के फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर, चाहे वो अल्प सुधार ही क्यों ना हो, उसको बनाए रखना। तो काइजन की पॉलिसी क्या कहती है? जो काइजन की नीति है वो क्या कहती है? क्रियाकलापों के क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में शून्य त्रुटि या जीरो एरर की संकल्पना करना। जीरो एरर का मतलब है नो फॉल्ट, कोई गलती की संभावना नहीं रखना है। जीरो एरर पर कार्य करते हैं। दूसरा है सभी संसाधनों में लागत खर्च में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए, प्रोडक्शन करना ही एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उस प्रोडक्शन का या उस उत्पादन की लागत को कम करना भी एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि होती है। संयंत्र के सभी उपकरणों को प्रभावशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए, एक मशीन है, वो मशीन 1000 पीस बना सकती है, लेकिन अगर हम 400 पीस ही बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम मशीन की जो सही क्षमता है उसका उपयोग नहीं करते। इसका मतलब है कि हम मशीन पर जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें अपने इफिशियंसी को बढ़ाना है और जो मशीन हमको अधिकतम उत्पादन दे सकती है, हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसमें ऑपरेटर माने जो मशीन पर कार्य करता है वो उसका सरलतापूर्वक नियंत्रण कर ले, इसका भी उद्देश्य होता है। इसके लिए आवश्यकता होती है थोड़ी सी ट्रेनिंग की, अभ्यास की होती है, और थोड़े से अभ्यास के बाद में वो उसको बेहतर तरीके से करने लगता है। काइजन में कुछ टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जैसे शून्य त्रुटि को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहना है। दूसरा है निर्माण प्रक्रिया की लागत खर्च में 30% तक की कमी करने का लक्ष्य प्राप्त करना। लागत जो होती है अर्थात जो हमारा खर्च हो रहा है उसमें अगर हम जितना कम कर लें, लेकिन लक्ष्य रखा जाता है 30% का, तो वो हमारा बेहतरीन रिजल्ट होता है, बेहतरीन परिणाम होता है। काइजन के कुछ टूल्स हैं जिनमें हम पीएम एनालिसिस, वाई एनालिसिस, समरी ऑफ लॉसेस या काइजन रजिस्टर या काइजन समरी शीट, इन पर काम करते हैं। इन पर काम करने से जो हमारी लक्ष्य होते हैं, जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आसानी से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि किसी ने अगर कोई कभी गलती की तो अन्य व्यक्ति उसको भविष्य में गलती ना करें, इसलिए हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें इस बात की एंट्री करते हैं कि कब और किस समय और किन परिस्थितियों में कर्मचारी से इस प्रकार की गलती हुई, ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी उस गलती का रिपीटिशन, पुनरावृत्ति न करे। काइजन के कुछ लाभ होते हैं, उन पर भी थोड़ी सी चलते चलते चर्चा कर लें। काइजन इन सभी क्षेत्रों में क्षय को कम करता है। लॉसेस, क्षय मीन्स लॉसेस को कम करता है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो वेटिंग या प्रतीक्षा हो, चाहे परिवहन माने गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, कार्यकर्ता का जो प्रस्ताव होता है या कर्मचारी कौशल होता है, इन सभी पर बेहतरीन प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाई ली जाती है। काइजन क्षेत्र की उपयुक्तता में सुधार करता है। जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें सुधार लगातार बनाए रखा जाता है।
जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि उत्पाद की गुणवत्ता, प्रोडक्टिव क्वालिटी, या पूंजी का उपयोग, धन जो पैसा लग रहा है उसका सही उपयोग हो जाए, संचार या कम्युनिकेशन जो है, या उत्पादन क्षमता को बेहतर करें या बढ़ा लें इत्यादि। और साथ में इसमें कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, उनकी भी अवधारणा उसके साथ में जुड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि काइजन तत्काल परिणाम देता है। आप इसको करिए और आपको तुरंत इसके रिजल्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। अधिक पूंजी निवेश वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां सुधार कार्यों पर ध्यान देने से काइजन जो टेक्निक है उससे क्या होता है कि जब हम सुधार करते हैं इससे, तो हमको उसको उस क्षेत्र में रचनात्मक हमको उसके फल दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि काइजन एक वो शक्ति है, एक या पावर है, या एक वो ताकत है जो एक सतत प्रक्रिया के तहत हम छोटे छोटे उपायों को निरंतर लागू करते रहते हैं और उसको नियमित अंतराल माने एक शॉर्ट इंटरवल के बाद में उसका आकलन करते हैं और फिर उनमें प्रक्रियाओं में जहां पर कमियां पाई जाती हैं फिर से उनमें सुधार करते हैं। तो इस प्रकार से जो काइजन टेक्निक है उसके द्वारा हम उत्पादन क्षमता, चाहे वो मशीन की उत्पादन क्षमता हो, चाहे कर्मचारी की उत्पादन क्षमता हो, और चाहे जो हमारे लोग पूंजी लगी हुई है या धन का जो निवेश हुआ है उसमें भी निरंतर सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो मित्रों, आज आपने गुड हाउसकीपिंग, 5S और काइजन टेक्निक पर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और एक बार में ना समझ में आए तो 2-3-4 बार आप वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और हम उन प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देंगे, जरूर पहुंचाएंगे आप तक। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उत्साहवर्धन के लिए आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।